नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય હિન્દી બાય જે.કે. ચૌધરી यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, छात्रों के अंदर निर्भयता का गुण बनाए रखने के लिए आज हम पढ़ते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास अंश निर्भय बनो। पढ़ने से पहले उपन्यास क्या है यह हम देखते हैं। उपन्यास दो शब्दों के मेल से बना है, उप और न्यास, अर्थात समय पर रखी हुई वस्तु जिसे पढ़कर ऐसा प्रतीत हो यह हमारी कहानी हो, हमारे शब्दों में लिखी गई हो। इस विधा में मनुष्य के आसपास के वातावरण, दृश्य और नायक आदि सभी मौजूद होते हैं। इसमें मानव चित्र का विवरण निकट रखा गया होता है और जीवन का चित्र एक कागज पर उतारना है। आंचलिक उपन्यास की एक विधा है जो उपन्यासों में स्थान विशेष के साथ संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, धार्मिक विश्वास, लोक जीवन, भाषा, बोली आदि का चित्रण किया जाता है। अंग्रेजी में उपन्यास को वेसिक्स नॉवेल्स कहा गया है, जिनमें क्षेत्रीय रंग अर्थात रीजनल टच था। विभिन्न विद्वानों ने आंचलिक उपन्यासों को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया गया है। कुछ विद्वानों की परिभाषा देखें तो डॉक्टर रामदास मिश्रा ने कहा है कि आंचलिक उपन्यास अंचल के जीवन का गुप्ता है या निकट दृष्टा होता है, उसका देखना अनुभव की सीमा में होता है। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास का आविर्भाव फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल से माना जाता है। उसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो यह कि रेणु जी सर्वप्रथम कथाकार हैं जिन्होंने हिंदी जगत को उपन्यास के संबंध में आंचलिक शब्द का रूप प्रदान किया है, और यह शब्द रूप मेला आंचल के बाद हिंदी में आंचलिक उपन्यासों का श्री गणेश हुआ तथा आंचलिक उपन्यास नामक एक नवीन विधा अस्तित्व में आई। तो आज हम पढ़ते हैं आंचलिक उपन्यास उस अंचल विशेष के अपने रीति रिवाज, अपने सुख दुख, अपनी जीवन प्रणाली, अपनी परंपरा एवं अपनी मान्यताएं होती हैं, जो कि जिसमें वह गतिशील रहते हैं। गतिशील एवं वहाँ की जड़ता की बहुआयामी संदर्भों के समग्र अंकन में ही आंचलिक उपन्यास की शक्ति में निहित रहती है। तो आज हम पढ़ते हैं आंचलिक उपन्यास का अंश जो कितने चौराहे में से लिया गया है और फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। तो देखते हैं विद्यार्थी मित्रों लेखक परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म सन 1921 ईस्वी सन में और निधन सन 1977 में हुआ है। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराई हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि के से सम्मानित किया गया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करता है।
तो देखते हैं पाठ 9 निर्भय बनो। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियोदा का नाम है प्रियव्रत राय। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। कस्बा यानी छोटा सा गांव। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर, झोली माने कपड़े की थैली, सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया यानी मुट्ठी भर अनाज, घर घर जाकर मुट्ठी भर अनाज लेना। कभी अकेला जाता है, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाते। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल करने के लिए बुलाया है। हर रविवार को परमान के उस पार, परमान नदी का नाम है, और बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। बालूचर यानी कि नदी का जो रेती का जो तट होता है वह। खेलकूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा, ये सारी बातें वो शनिवार को तय कर लेते हैं। कभी कहना चाहते हैं कि मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का बहुत ही लोकप्रिय विद्यार्थी है। विद्यार्थी और शिक्षक सभी उससे प्यार करते हैं। वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है। बीमार छात्र या शिक्षक भी वह पूरी तरह सेवा शुश्रूषा करता है। इसके लिए उसने एक क्लब बनाया है और वही क्लब का वो प्रमुख है। सब उसकी इज्जत करते हैं। शनिवार का कार्यक्रम तय कर लेते हैं। हर शनिवार को प्रियोदा के दल के सदस्य परमान नदी के उस पर बालूचर नामक स्थान पर जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। वे खेलते कूदते हैं और रविवार का कार्यक्रम भी तय करते हैं। किसे कौन सा काम करना है, किस मोहल्ले में उसे जाना है, और कौन व्यक्ति बीमार पड़ा है और वो बीमार की सेवा करने के लिए कौन जाएगा, ये सारी बातें उसी दिन तय कर लेते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो उसके उत्तर में उसने कहा, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। तो मनमोहन चुप रहा और फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे। सभी बच्चे वो हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर हुई रही। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, हैजा यानी कोलेरा। मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी हाँ। तैरना? तो तैरने में वो चुप रहा। कालू मोना यानी मनमोहन नामक लड़के को क्लब का सदस्य बनाने के लिए लाता है। प्रियोदा उससे कई सवाल पूछते हैं, जैसे कि इस आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार मानते हैं, जिस प्रकार हमने पढ़ा। तो वो कहता है, गांधी जी। पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे? तो वो कहता है, वकील। बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो वो कहता है, सीख लेंगे। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो? तो वो चुप रहा, क्योंकि हैजा की बीमारी से वो डरता था। मोना गाना जानता था परंतु तैरना नहीं जानता था। ये सारी बात प्रियोदा तय करना चाहते थे। प्रियोदा ने पूछा, तैरना जानते हो?
तो कहता है जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लज्जाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखाकर गला साफ किया। कौन गीत गाए वो? उसने शुरू किया, राम रहीम न खुद जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। क्लब का एक सदस्य सूर्य नारायण भी है। वह पढ़ाई में कमजोर है, परंतु शरीर से मजबूत है। साथी उसे सूरज पहलवान कहते हैं। मोना यानी मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई है। तो उसने कहा, उठाकर पानी में फेंक देंगे तो वो खुद तैरने लग जाएगा। मोना को गीत सुनाने के लिए सभी लोग आग्रह करते हैं और वो गाता है, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। दोनों को अलग अलग समझाना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। इसी प्रकार वो गीत में बहुत बात सुनाना चाहता है। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, यानी सूर्यास्त होने वाला था। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें झिल मिलाई। जब सूर्य अस्त होता है तो बहुत ही सुंदर वातावरण होता है। पंखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे, अपने अपने घर जाने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। बोला गरीब क दिन पहिया, अरब बोला गरीब क दिन। वो बिहारी भाषा का वो गीत था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाजे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पिबैत काल लोटा लेलक छीन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति यानी मैथिली भाषा के प्रसिद्ध जो कवि है वो। एक लाचारी मने एक लोकगीत है। ट्राई, ऐसा गोली का आवाज आया, ट्राई। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पंखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत दूर तक रोता रहा। विकल यानी व्याकुल होकर। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया। अर्दली यानी अफसर का जो नौकर है वो। उसका जोड़ा दौड़ा आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को, डैन माने पंख को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। उसको पंख पकड़कर वो कहता है कि मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है। तो डिप्टी साहब थे और डिप्टी साहब का जो अफसर था, अफसर का नौकर था। भारी खचड़ा है साला। तो वो ऐसा कहते ही प्रियोदा ने अपने मुंह से अचानक निकाला, होल्ड, रुक जाओ। सूर्यास्त होने वाला था। क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के पुल के पास पहुंचे। वहां गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। उसी समय सब डिप्टी साहब ने फायर कर चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया। उसका अर्दली दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को उठा ले गया। क्लब के एक सदस्य इब्राहिम ने अर्दली के बारे में कहा, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, होल्ड, रुक जाओ, ऐसा मत बोलो। इब्राहिम ने भारी खचड़ा कहा। खचड़ा यानी कि मूर्ख व्यक्ति। तो
प्रियोदा ने तुरंत उसे रुकवा दिया। होल्ड, बोलो मत बोलो। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द यानी बुरा शब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने फिर बात आ गई, जबान पर साले ने शब्द आ गया। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। निकालना नहीं है। अगर 10 भूल करता है, 10 बार गलती करता है तो उसे छोड़ना है और दल पूरा टोली जो है उससे निकल जाएगी। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तो प्रियोदा कहता है, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा। वह महीन बात यानी सूक्ष्म बात देरी से बुझता है, समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी के लिए एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में लड़ेगा, मैं जानता हूँ। चल मैं पहुँचा देता हूँ। दल के नियम के अनुसार कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली उसे नहीं निकाल सकता था। इब्राहिम ने माफी मांगी, परंतु फिर उसके मुंह से साला शब्द निकल गया। प्रियोदा ने उसे चेतावनी दी। इब्राहिम का तर्क था कि जब अफसर गाली देते हैं तो उन्हें गाली देने में क्या हर्ज है। तब क्लब के नियम की याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया। कहा कि भी नियम के अनुसार हमें रहना है। सभी लोग धर्मशाला के पास आकर वह सब एक दूसरे से विदा लेने लगे। वाणी तो हमारी शुद्ध ही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जिस प्रकार कवि ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसी प्रकार जो वाणी का जो प्रभाव है तो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हमें ऐसे वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार का भाव न हो। अहंकार से ही वाणी में कटुता आती है। हमारी वाणी अहंकार रहित होनी चाहिए। जिस वाणी में अहंकार नहीं होता उसी में अपनेपन की मिठास होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई। औरन को, दूसरे को अगर हम शीतलता प्रदान करेंगे तो अपने आप यानी आप हो शीतल, अपने आप को भी वो शीतलता प्राप्त होगी। कालू मोना को घर छोड़ने के लिए बता रहा है तो उसी टाइम प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, यानी पोस्टमार्टम हाउस था यह। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिचास किलकिलियां करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती हैं संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा से बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी।
उजड़ा माने खंडहर। पोस्टमार्टम तो जो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसको चीरफाड़ करते हैं, वो पोस्टमार्टम हाउस होता है। संतालिया यानी कि आदिवासी जाति के जो लोग होते हैं वो एक साथ झूम कर गाते हैं और कतार में गाते हैं, इसलिए संतालिया आदिवासी कहा गया है। 10 का काम करने वाला तो 10 काम करने वाला। मनमोहन सुने रास्ते से जाने से डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। रास्ते में एक सुना खंडर और उजड़ा हुआ मकान मिला जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था। लोग मानते थे कि वहाँ भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ नाचती हैं। यह जानकर मोना डरने लगा। प्रियोदा मोना को समझाना चाहते थे कि किसी बात पर डरना नहीं चाहिए और जो काम करने वाला व्यक्ति है उसे तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वो कहते हैं ना कि 10 काम करने वाले के तो खुद भूत वो ही भूत होता है, उसे काहे का डर। 10 का और देश का काम करने वाला को समय असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, दौड़धाम करनी पड़ती है। वह दिन देखता है और न रात। जो करना है उसे करने के लिए अकेला ही करना है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है दौड़-धाम करते करते। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है। इसलिए कहते हैं कवि कि तुम्हें निर्भय बनना चाहिए, किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। हमें अभी तो बच्चे की उम्र भी हमारी है और बाद में जब हम बड़े हो जाएंगे तो उसी समय तक हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, कहीं भी आना जाना पड़ेगा, डरावनी जगह पर भी जाना पड़ेगा, रात को अकेले कहीं आना जाना पड़ेगा। तो हमें किसी भी बात से डरना नहीं है, हमारे दिमाग में से डर को निकाल देना है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जिससे हमें डर लगता हो। भूत प्रेत आदि जो वो कहते हैं ना, तो वो कुछ नहीं है, बस हमारा वहम है, मन का वहम है, उसे हमें डरना नहीं चाहिए। हाँ, शायद भूत प्रेत होंगे, लेकिन वो भूत प्रेत जो व्यक्ति आत्महत्या करके मर जाता है, उसकी जो आत्मा है उसकी उम्र पूरी नहीं होती तब तक वो भटकता रहता है। उसकी उम्र जब पूरी होगी तब वो उसकी आयु खत्म होगी, तब वो चला जाएगा। तो प्रेतात्मा जो होते हैं वो सभी लोगों को डराते नहीं है, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं करते जिनसे हमें डर लगे, और डरना नहीं चाहिए। अगर डरेंगे तो हमारे मन में हर रोज वो डर रहेगा ही। इसलिए हमें किसी भी बात पर डरना नहीं है। कुछ शब्दार्थ देखते हैं। परमान एक नदी का नाम, बालूचर रेती का नदी तट, जुदा अलग, आग्रह अनुरोध, फरमाइश हट, पंखेरु पंख वाले पक्षी, दल झुंड टोली, पंक्ति कतार, तन्मय तल्लीन समाधिस्थ, लाचारी एक लोकगीत, विकल व्याकुल, होल्ट रुको, हर्ष नुकसान, रूल्स नियम, अपशब्द गाली बुरा शब्द, संताल एक आदिवासी जाति, खचड़ा अड़ंगेबाज मूर्ख, मुहावरे मुठिया वसूलना, किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना, भला चंगा स्वस्थ होना, सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना, महीन बात सूक्ष्म बात। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते हैं? प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं?
स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? तो मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। चौथा प्रश्न है, पक्षी को किसने गोली मारी? तो पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। प्रियोदा के मुंह से होल्ड क्यों निकला? साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ड शब्द निकला। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। सही जोड़े मिलाइए। मनमोहन तो हैजे से डरने वाला, प्रियव्रत राय तो मैट्रिक का विद्यार्थी, सूर्य नारायण तो पहलवान, डिप्टी का अर्दली तो खचड़ा, परमान तो एक नदी। शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। दूसरों के लिए हुए उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ, दूसरों के लिए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। मुर्दों के चीड़-फाड़ की जगह पोस्टमार्टम हाउस, जहां बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है तो अस्पताल। पुराना टूटा हुआ मकान या इमारत खंडहर, रेतीला नदी पट बालूचर। और खराब या असभ्य शब्द निकालना यानी अपशब्द। सूचना अनुसार उत्तर दीजिए विरुद्धार्थी शब्द। गरीब तो अमीर, प्यार तो नफरत, स्वस्थ तो अस्वस्थ, गलत तो सही, उजड़ा तो हरा भरा। इसके बाद भी और शब्द लिख सकते हैं हम। इच्छा अनिच्छा, बीमार तो स्वस्थ, आग्रह तो निराग्रह। दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। सुबह तो प्रभात, शाम तो सांझ, दल तो झुंड, कमजोर तो दुर्बल, मकान तो घर। इसके अलावा भी और शब्द हम लिख सकते हैं। आग्रह तो अनुरोध, तन्मय तो तल्लीन करना, विकल तो व्याकुल, हर्ज तो नुकसान, हैजा तो कॉलेरा, पंखेरु तो पक्षी, खचड़ा तो मूर्ख, बुझना तो समझना, डैना तो पग। कुछ कर्तुवाचक शब्द भी हम निकाल सकते हैं, जैसे गाड़ी चलाने वाला गाड़ीवान, तो गाड़ीवान कर्तुवाचक शब्द है। दिनकर तो दिनकर के निकलते ही संसार भर में प्रकाश फैल गया, तो दिनकर यानी सूर्य जो है उसे, तो दिनकर भी कर्तुवाचक संज्ञा है। शिक्षक तो शिक्षक अपने शिष्यों को जीवन का संदेश देता है, शिक्षक भी वो कर्तुवाचक शब्द है। खिलाड़ी खेलने वाला व्यक्ति तो खेलता है, तो वो खिलाड़ी शब्द भी कर्तुवाचक शब्द है। कहानी लिखने वाला जो कहानीकार है वो कहानीकार भी कर्तुवाचक शब्द है। तो इसी प्रकार हम व्याकरण कर सकते हैं।